निकल जाओ तुम लोग अभी की अभी मेरे घर से। भगवान यह दिन दिखाने से पहले काश मुझे उठा लेते। इतने सालों से जो परिवार एक साथ रहा, मैं नहीं जानता था कि वह इस तरह से टूटेगा। क्या यही दिन दिखाने के लिए तुम लोगों को इतना बड़ा किया था? आज तुम लोगों को इस तरह झगड़ते देख मेरा खून खौल रहा है। यह सब चीखकर गुस्से में बोले मगनलाल जी। बड़ी बहू राधा, जिसने अभी छोटी बहू आभा को झन्नाटेदार चाटा मारा था, वह ससुर जी के यह शब्द सुनकर अंदर तक हिल गई। और बड़ा बेटा सोमिन, जो छोटे बेटे राज का गिरेबान पकड़कर खड़ा था, उसने गिरेबान अपने हाथों से छोड़ दिया। बड़ी बहू राधा कुछ कहना चाहती थी, मगर मगनलाल जी किसी की बात सुने बिना वहां से चले गए और आकर एकांत में अपनी बालकनी में बैठ गए और सोचने लगे कि कितने प्यार और अरमानों से बनाया था उन्होंने यह घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, चंदा निवास। मगर आज अपने बेटे बहुओं को इस तरह लड़ते झगड़ते देख उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लगा जैसे उनकी बरसों की मेहनत पानी में मिल गई। जिस संयुक्त परिवार का सपना उन्होंने देखा था, आज उन्हें वह सपना अपनी आंखों से चकनाचूर हुए दिखाई दे रहा था। इस घर में मगनलाल जी, उनकी पत्नी चंदा, बड़ा बेटा सोमेन, उसकी पत्नी राधा और उनकी बेटी रिया, और छोटा बेटा राज, उसकी पत्नी आभा और उनका छोटा बेटा आरव रहते थे। चंदा जी जब मंदिर से घर आई तो मगनलाल जी ने उन्हें सारी बात बताई। चंदा जी भी यह सुनकर दुखी हो गई और एक जगह बैठ गई। थोड़ी देर बाद राधा ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा दिया था, मगर किसी को खाना खाने की मर्जी नहीं थी, इसलिए कोई खाना खाने नहीं आया। राधा अपने सास ससुर से माफ़ी मांगने उनके कमरे में पहुंची, मगर मगनलाल जी और चंदा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राधा अपनी देवरानी आभा के कमरे में पहुंची तो आभा ने भी उसे देखकर मुंह फेर लिया। राधा उदास होकर अपने कमरे में आ गई। पति सोमेन बोला, तुम क्यों बार बार सभी के सामने झुकने जाती हो? नहीं सुनी ना उन्होंने तुम्हारी बात, या फिर किसी ने भी नहीं सुनी ना? मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों को इस घर से अलग हो ही जाना चाहिए। वैसे भी माँ पापा बहुत फर्क करते हैं हम दोनों भाइयों में। राधा बोली, आप दोनों भाइयों में ही नहीं, हम दोनों बहुओं में भी इस घर में बहुत फर्क समझा जाता है। मैं भी तो कब से अलग होने की राह देख रही हूँ। उसी रात राधा के भाई का फ़ोन आ जाता है और वह कहता है कि माँ की तबीयत खराब है और वह तुमसे मिलना चाहती है। दूसरे दिन राधा के भाई को घर आया देख मगनलाल जी और चंदा जी हैरान रह जाते हैं। राधा का भाई बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वह राधा को ले जाना चाहता है। राधा एक खत लिखती है और मगनलाल जी की डायरी में वह खत रख देती है। वह जानती है कि मगनलाल जी रोज डायरी लिखते हैं, इसलिए उसका खत शायद वह पढ़ लेंगे और अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए वह अपने मायके चली जाती है। राधा के मायके जाने के बाद घर के काम की जिम्मेदारी चंदा जी पर आ जाती है, क्योंकि आभा के मूड पर काम आधारित होता था। उसका मूड अच्छा होता तो वह काम करती, वरना काम परा रखती। मगर चंदा जी को घर के काम ऐसे परे रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह घर के ज़्यादातर काम कर देती। मगनलाल जी रात को जैसे ही डायरी खोलते हैं, उन्हें बहू राधा द्वारा लिखा खत मिलता है। खत में लिखा होता है, पापा जी, आपने कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने आभा को थप्पड़ क्यों मारा था और सोमेन ने उनके छोटे भाई का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था। बस यही बात बताने के लिए यह खत लिखा है मैंने। पापा जी, उस दिन मेरी बेटी रिया के हाथ से कांच का गिलास फूट पड़ा था, जिसे देख आभा बोली, लंगड़ी कहीं की, देखकर भी नहीं चल सकती क्या? इतना महंगा गिलास फोड़ दिया। पीछे से राज भैया बोले, इतना महंगा गिलास फोड़ दिया, अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप? कहकर दोनों ने रिया को डांट लगा रहे थे। खत पढ़ते पढ़ते मगनलाल जी को लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछा देखा तो चंदा जी खड़ी थीं। वे बोली, क्या पढ़ रहे हो जी? मगनलाल जी बोले, तुम्हारी बड़ी बहू मायके जाने से पहले यह खत लिखकर छोड़ गई है, बस वही पढ़ रहा हूँ। चंदा जी बोली, जरा जोर से पढ़िए जी,
मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि दोनों भाई और दोनों बहू में हाथापाई तक पहुँच गई बात। मगन लाल जी अब खत जोर से पढ़ने लगे, जिसमें राधा ने लिखा था कि अभी 3 महीने पहले ही तो रिया और सोमन का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे उन दोनों की जान बच पाई है, और ऐसे में अगर मेरी बेटी को लंगड़े होने का ताना मारा जाए तो क्या यह सही है पापा जी? यह सुनते ही चंदा जी बीच में ही बोली, आज भी वह दिन याद आता है तो रूह कांप उठती है। आप और मैं तो हिम्मत हार चुके थे। वह तो राधा ही थी जो ऐसे समय में बिना हिम्मत हारे पति और बेटी के वापस अच्छे होने की उम्मीद लगाकर बैठी थी और निरंतर हमें भी हौसला दिए जा रही थी। शायद उसके हौसले और भगवान पर भरोसे का ही असर था कि रिया और सोमेन आज हमारे बीच वापस खड़े हैं। छोटी बहू आभा को रिया को इतना बड़ा ताना मारने से पहले तनिक सोचना चाहिए था, और पीछे पीछे राज ने भी ऐसा बोला, यह तो हद है। मगनलाल जी बीच में ही झल्लाते हुए बोले, मुझे खत आगे भी पढ़ने दोगी या बीच में ही टोकती रहोगी? मगनलाल जी ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से सोमेन की नौकरी छूट गई, क्योंकि उन्हें घर पर रहकर आराम करने की हिदायत दी गई थी, जिससे घर का सारा बोझ राज भैया पर आ गया। बस तब से आभा मुझे रोज ताने सुनाने लगी, कहने लगी, अगर मेरे पति तुम लोगों के खर्चे न उठाएं तो तुम लोगों का क्या होगा? मुझसे यह ताने रोज रोज नहीं सुने जाते। पापा जी अब आप ही बताइए, अगर मैं इन बातों को लेकर अलग रहना चाहती हूँ तो क्या गलत है इसमें? मैं अपने पति और बच्ची के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मेरे पति और बच्ची को इस वक्त हौसले और आत्मविश्वास की जरूरत है, ना कि ऐसे कमजोर व्यक्तियों के उल्हानों की। आप हमेशा सच का साथ देते हैं, मगर कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि जैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खत पढ़कर मगन लाल जी बोले, कितने खुशी के दिन थे वह, चंदा, जब हमारे दोनों बेटों की शादियां हुई थी। दोनों बहुएं भी तो रच बस गई थी परिवार में। जहां एक तरफ बड़ी बहू राधा घर की जिम्मेदारियों के प्रति सजग और सुशील थी, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू आभा चंचल और मिलनसार। पूरे घर में उसके हंसी ठहाकों की आवाज गूंजती। दोनों ने मिलकर यह परिवार एक सूत्र में बांधे रखा था चंदा। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को, जो अब सभी को अलग होना है इस घर से, और मैं क्यों भेदभाव करूंगा मेरी दोनों औलादों में? बड़े बेटे और बहू को हमारे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? चंदा जी बोली, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी नासमझी हो जाती है जिससे हम भेदभाव कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का कभी बंटवारा हो, क्योंकि घर का बंटवारा मतलब सब कुछ बट जाना। जब घर का बंटवारा होता है तो सिर्फ वह घर का बंटवारा नहीं होता, वह तो बड़े बुजुर्गों का भी बंटवारा होता है। बोलते बोलते ही रो पड़ी चंदा जी। मंगनलाल जी बोले, बस यही वजह है कि मैं भी बंटवारा नहीं चाहता, मगर इस मसले को भी तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। और मैं नहीं जानता था कि छोटी बहू आभा इतनी तेज स्वभाव की है कि वह इस तरह ताने मारती होगी। चंदा जी बोली, अरे आभा तो हमेशा अपनी माँ के साथ फ़ोन पर चिपकी रहती है। शादी को 5 साल हो गए, मगर घर के काम भी ढंग से नहीं करती आपकी बहू। और तो और एक बार जब वह अपनी मम्मी को यहाँ की सारी बात बता रही थी और मैं वहाँ कुछ काम से गई थी, तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा इस तरह अपने घर की बातें अपने मायके में नहीं बताया करते, तो उल्टा मुझ पर ही वह भड़क गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरी बातें सुनते हुए? हाँ, मैं मानती हूँ, वैसे आभा दिल में कोई खोट नहीं, जो भी बात हो मुंह पर बोल देती है, मगर कभी कभी इतना करवा बोलती है कि सामने वाला उसे पचा ही नहीं पाता। मगनलाल जी बोले, मैं जब पहुंचा तो मैंने बिना कुछ जाने राधा और सुमेन पर सारा इल्जाम लगा दिया, जबकि पहले मुझे बात की तह तक जाना चाहिए था। मगर मैं भी क्या करूं, उस वक्त ये दोनों आपस में ऐसे झगड़ रहे थे। दरवाजे पे खड़ी आभा सास ससुर की यह सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में आकर राज से कहती है कि हमारा इस बार का नाटक भी मुझे फेल होता नजर आ रहा है राज। राज बोला, क्यों, क्या हुआ आभा? इतने सब के बाद तो पापा हमें अलग करने का निर्णय ही ले रहे होंगे ना? आभा बोली,
वह सब तो मुझे नहीं मालूम राज, मगर मैं कल मेरे मायके जा रही हूँ और अब तुम मुझे तब वापस बुलाना जब हम अलग हो जाएं, समझे? दरअसल आभा और राज अब और संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते थे। राज 3 महीनों से घर का खर्च अकेले उठा रहा था, जिस वजह से आभा अपनी जेठानी को बात बात पर टोकती और जेठ जी के एक्सीडेंट की बात को दरकिनार रखकर अपने बादशाहियत चलाती। उससे घर के ज़्यादा काम भी नहीं होते थे और वह हमेशा फ़ोन पर अपनी मम्मी से अपने ससुराल की बुराई ही करती रहती। इस बार उसने अपनी जेठानी को इस तरह प्रताड़ित करने की सोच रखी थी कि वह गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाए कि बदनाम जेठानी हो और उसको अलग होने का ख्वाब भी पूरा हो जाए। मगर जब सास ससुर की बातें सुनी तो उसे उसके इरादे पर पानी फिरता नजर आया और वह दूसरे दिन अपनी सास से बोली, मम्मी जी, कल मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। यह तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राधा भाभी सारे झगड़े की जड़ थी, मगर आपने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, आप अपनी फेवरेट बहू राधा भाभी के साथ ही रहिए। यह बोलकर राधा अपने बेटे को लेकर मायके चली गई ताकि घर के कामों से भी बच जाए। मगर दूसरे ही दिन राधा अपने मायके से आ चुकी थी। चंदा जी बोली। जब राधा से पूछा कि वह जल्दी क्यों आ गई, तब राधा ने बताया कि उसे सोमेन ने फ़ोन पर बताया कि आभा अपने मायके चली गई है और घर के कामों का बोझ अब आप पर आ गया है और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक है। अब वह मुझसे मिलना चाहती थी बस। चंदा जी सोचने लगी कि अब तक तो वे जो राधा के बारे में सोचती थी वह सही ही सोचती थी। राधा अब भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। आभा ससुराल से झगड़ा कर मायके आ गई, जहाँ 1-2 दिन तो सबने उसकी खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन उसने देखा कि उसके पापा उसकी भाभी से बोले, बहू, चाय में थोड़ी शक्कर कम है, जरा और डाल देना। आभा की भाभी रश्मि गुस्से से बोली, पापा जी, आपका तो यह रोज का है, कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी सब्जी में तेल ज़्यादा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन रोज रोज की झंझटों से, और ऊपर से आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ ही जाता है, वह अलग। मुझसे नहीं होती सबकी खातिरदारी। मुझे अब नहीं रहना इस परिवार में, मुझे अलग रहना है। आभा बोली, भाभी, इतनी सी बात पर आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं? रश्मि बोली, दीदी, आप बीच में मत बोलिए, जाइए और चुपचाप अपना घर देखिए। आभा को अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। आभा अपनी माँ सुशीला जी से बोली, माँ, भाभी इतनी सी बात पर चिढ़ गई और अलग रहने की बात कर रही है। मुझे भाभी का यह व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आप लोग कुछ नहीं बोलती? सुशीला जी बोली, बेटा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आजकल सभी लड़कियां संयुक्त परिवार से अलग ही तो रहना चाहती हैं। अब तू अपने आप को ही देख ले। तूने भी तो महीने से तुझे तेरे पति का घर में पैसे देना इतना खटक गया कि तू ससुराल से अलग होने के नाम पर यहाँ मायके आकर ही बैठ गई। अब यह देखकर घर में तेरी भाभी पर भी तो तेरा गलत प्रभाव पड़ा और उसे भी अलग रहने की सूझी। मैं तो तुझे फ़ोन पर भी समझाती थी कि ससुराल वालों की बातें यहाँ मायके में मत किया कर। मैंने तो तुझे कभी गलत सलाह भी नहीं दी, मगर आज तेरी इस करतूत पर एक माँ भी बदनाम होगी और सभी सोचते होंगे कि इसकी माँ ने ही इसको गलत पट्टी पढ़ाई होगी। और यही फ़र्क होता है बेटा, जब हम अपनी भाभी को अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, मगर वही व्यवहार जब हम अपने सास ससुर के साथ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। यह सब सुनकर आभा को एकदम से एहसास हुआ कि उसकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। दूसरे दिन आभा अपने ससुराल पहुंच गई। जब राज ने आभा का अचानक आया देख तो पूछा कि तुम तो वापस नहीं आने वाली थी? आभा बोली, राज, कभी कभी हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है, जिसे कोई ना कोई उतारता जरूर है। बस कुछ यही हुआ मेरे साथ। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी अकल ठिकाने आई। कहकर आभा ने अपने सास ससुर, जेठ जेठानी सबसे माफ़ी मांगी और वापस सभी प्यार से रहने लगे। एक रोज सुशीला जी और भाभी रश्मि का फ़ोन आने पर आभा अपने मायके पहुंची। तब बातों ही बातों में सुशीला जी ने आभा को बताया
कि उन्होंने और रश्मि ने मिलकर उस दिन सारा नाटक किया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास करवाया जा सके। आभा बोली, थैंक यू माँ और भाभी, आज उसी कारण मेरा संयुक्त परिवार आबाद है। दोस्तों, हर बेटी यही चाहती है कि उसकी भाभी उसके माता पिता को हमेशा खुश रखे और हमेशा उनके साथ रहे, मगर जब वह बेटी किसी घर की बहू बन जाती है तो वह अपने सास ससुर जेठ जेठानी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाती। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।